63वीं बीपीएससी के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करने जा रहे हैं और कुछ साइंस के कॉन्सेप्ट पे। तो आइए देखते हैं एक एक करके उन प्रश्नों को। सबसे पहला जो है कि श्री कृष्ण सिंह के निधन कब हुआ था? 1962 में। तो श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? कार्यवाहक मुख्यमंत्री बताना है हमें कि उनके निधन के बाद कौन कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना। इसका नाम है इनका दीप नारायण सिंह। फिर है किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई? तो यह 1931 में है। तिरंगे झंडे के जो बीच वाली पट्टी में जो चरखे को जगह दी गई वह 1931 में है इसका। फिर है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के थे, उनके एक प्रमुख ग्रंथ है अमुक्त माल्यादा। तो जो राजा कृष्णदेव राय के जो प्रमुख ग्रंथ अमुक्त माल्यादा है उसकी भाषा क्या है? तो वह तेलुगु भाषा में है। फिर है कि निम्नलिखित में किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? ए हरिसेन, बी समुद्रगुप्त, सी बाणभट्ट या डी हर्षवर्धन। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन की द्वारा रचित है, जो समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबार के मुख्य कवि थे। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दामिने कोह कहा जाता था? दामिने कोह। ए संथाल बसावट क्षेत्र, बी तमार क्षेत्र को, सी धालभूम क्षेत्र को या डी सिंहभूम को। तो दामिने को जो कहा गया वो संथाल बसावट क्षेत्र को कहा जाता था। इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो संथालों को बसाने का उद्देश्य जो क्या था कि उस क्षेत्र को साफ करवाना, ताकि वहाँ कृषि के कार्य करवा सके और उस क्षेत्र का उपयोग किया जा सके। फिर है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? ए मुकर्रम खां, बी जफर खां, सी इब्राहिम खां या डी कुली खां। तो जो मनेर में जो है शाह दौलत का मकबरा वह इब्राहिम खां द्वारा निर्मित कराया गया था 1619 में। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक मनेर में एक और भी प्रसिद्ध मकबरा है, वह है शेख याहिया मनेरी, उस मकबरे का नाम है। एक प्रश्न है कि रेलवे बजट को आम बजट में विलय जो 2017-18 के बजट वर्ष में किया गया था, वो बताना है कि किस समिति के सुझाव पर किया गया था। ऑप्शन ए है एडवर्थ समिति, बी सुरेश तेंदुलकर समिति, सी विवेक देवराय समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो 2017-18 में जो किया गया विलय वह विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे सुझाव पे किया गया था। एक फिर है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था। यह भी हमें ध्यान में रखा जाता, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था। तो हमें याद रखना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। फिर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? तो इनका नाम रखना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्री विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। कारण यह था कि इसमें चित्तरंजन दास जो है, सीआर दास द्वारा जो है असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है। तो यह इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसी वर्ष 1920 में ही कलकत्ता के जो विशेष अधिवेशन होता है उसमें गांधी जी द्वारा जो असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है उनका विरोध करते हैं सीआर दास, और फिर उसमें इस अधिवेशन में वो खुद लाते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। फिर है कि मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकारियों हैं, उनके पद से बताना है कि कौन कौन सुमेलित सही सुमेलित हैं। देखिए, ये है राजकीय भूमि अधिकारी, सीताध्यक्ष संबंधित अधिकारी जो है। फिर है टकसाल अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष, और सी है धम्म प्रसार अधिकारी, इसका है धम्म महम्मद, और राजा का निजी सचिव जो होता था वो प्रतिवेदक। ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए हमें ये याद रखना है। टकसाल अधिकारी कौन होता था? उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, और राजा का जो निजी सचिव होता था वो प्रतिवेदक था। बाकी ये दोनों तो बहुत साधारण हम लोग जानते हैं अक्सर कि सीताध्यक्ष राजकीय भूमि होती थी और धम्म महम्मद धम्म प्रसार अधिकारी होता था।
एक इम्पोर्टेंट और है बिहार से रिलेटेड कि बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन कौन किया था? तो ये हमें याद रखना है कि गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। फिर है कि कुछ कथन है, इसमें बताना है कि कौन सा मुगल चित्रकला के संबंध में है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है, यानी गलत बताना है कि कौन सा गलत है। ए है जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। बी है कि औरंगजेब जो है चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। फिर है मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता है। और डी है अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। तो इनमें जो है ये है मीर सैयद अली, यह गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हमें याद रखना है कि अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकला की शुरुआत हुई थी और मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल नहीं कहा जाता, वह बिहजाद को कहा जाता था। बिहजाद जो है बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार था, इसी को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बाकी सब सही है कि जहांगीर चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना जाता है था। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई और जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में ही आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। फिर है भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, वो हमें याद रखना है इंदिरा पॉइंट। ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सुदूर दक्षिण जो पॉइंट क्या है और उत्तरी पॉइंट का नाम तो हम जानते हैं, लेकिन इस दोनों कन्फ्यूजन। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु ऐसे रख सकते हैं, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। एक चीज़ और हमें रखना या इसमें क्या है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तथा अरब सागर कहाँ मिलते हैं, तो वह कन्याकुमारी में। फिर है कुछ अभ्यारण्य है और उससे संबंधित क्षेत्र है, उसे हम देखना है, याद रखना है कि बिहार का है यह कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर में है नालंदा में, और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में। हमसे यह पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखना गया में। नकटी बांध पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमुई में। फिर है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो हमें याद रखना। फिर है कि कुछ बौद्ध संगीति है जो हम जानते हैं 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में, दूसरी जो हुई थी ठीक उसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में, तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति। अब इसमें अध्यक्षता हमें याद रखना है कि पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किन्होंने की, राजकमि ने। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने, और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वासुमित्र ने। फिर पूछा था किसके काल में हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में, और चौथी कनिष्क के काल में। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक के काल में उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र ने। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किन्होंने की थी जो कालाशोक के समय हुई थी, तो वो राजकर्मी के हैं। और पहली बौद्ध संगीति जो है वो महाकश्यप। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें अध्यक्षता को लेकर के ज़्यादा यह रहता है। और इसमें हमें याद रखना कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है उसी में बौद्ध संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजित हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब साइंस के हैं कुछ प्रश्न, उसे देख लेते हैं कि पायरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ए विषाणु, बी जीवाणु, सी परजीवी या प्रोटोजोआ, या डी फफूंद। तो पायरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ए आरबीसी, बी अंडाणु, सी न्यूरॉन, या डी सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल। ये आंसर हो जाएगा, सेरिबलम की ग्रेन्यूल सेल सबसे छोटी कोशिका होती है। हमें यह भी याद रखना कि ऑप्शन में अगर शुक्राणु हो तो उसे हम कर सकते हैं, क्योंकि यह कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्राणु ही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आती है। लेकिन मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह अंडाणु हो जाएगा, और सबसे लंबी कोशिका वह न्यूरॉन हो जाएगा। फिर है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या बतानी है कि कितनी होती है। तो
28 या 29 हम कह सकते हैं। 29 इसलिए क्योंकि इसमें एक हाइयोड जो है वह जो नामक जो है एक अस्थि जो कहाँ होती है, मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के जो नीचे होती है, वो उसको अगर काउंट कर ले तो 29 हो जाएगा। अगर उसे नहीं काउंट होता तो ऑप्शन में 28 होगा, वो हम टिक करेंगे। इस 28 में क्या क्या होता है कि 8 मस्तिष्क के चारों ओर जो होती है कपाल खोल वो होता है, उसमें 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे पे जो होती है वो 14 हड्डियां हैं, वो चेहरे का कंकाल बनाती है। तो 8 और 14 कितने हो गए, 22। अब बचे 6 जो हैं वो मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं। अब फिर साइंस के कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और भी है, उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें ब्रेन है, मस्तिष्क, इससे कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की हम बात कर लें कि 4 भागों में इसे बांट सकते हैं। अग्र मस्तिष्क 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क और फिर है मिड ब्रेन, जिसे वो अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं, और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। अब इसमें है कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग, हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो वह सेरिब्रम है। अब इसमें क्या होता है कि यह 2 भागों में, 2 हिस्सों में भी बटा होता है। इसका बायां भाग जो होता है वो शरीर के दाएं हिस्से को संतुलित करता है, और दायां भाग जो है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। तो इसी में एक है कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब और पेरिटल लोब। अगर हम इतनी गहराई में नहीं भी जाते हैं तो भी हम इससे कुछ समझ सकते हैं कि सेरिब्रम क्या क्या करता है। तो यह ऐच्छिक क्रियाओं, विचार, बुद्धिमत्ता और याददाश्त, बोलना आदि कार्य करता है। अगर इसमें भाग पूछ लें तो वो फ्रंटल लोब हो जाएगा, और टेम्पोरल लोब जो हो जाएगा वो सुनना और ध्वनि को समझना। फिर है पेरिटल लोब, इसमें दर्द, स्वाद और स्पर्श की अनुभूति होती है। और ऑक्यूपेटल लोब, यह प्रकाश संबंधी संकेत होता है। तो अगर ऐच्छिक क्रियाओं, सेरिब्रम के ही अंदर आ जाएगा ऐच्छिक क्रियाएं, विचार, बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सुनना और ध्वनि को समझना, दर्द, स्वाद, स्पर्श की अनुभूति और प्रकाश संबंधी, ये सब जो हो जाएगा वह सेरिब्रम का हो जाएगा। अब फिर है एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के आंतरिक वातावरण के संतुलन में मदद करता है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि शरीर के आंतरिक क्या किया, यह शरीर में भूख प्यास, अगर हमें प्यास लगती है, तापमान को संतुलन रखना होता है, या जल की कमी शरीर में होने लगती है, जल संतुलन संबंधी कार्य करता है, तभी हमें इससे पता चलता है कि हमें प्यास लग रही, तो हम पानी की कमी या इस सब की जो होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि हमें यह ध्यान रखना है कि शरीर के आंतरिक वातावरण के संतुलन में कौन मदद करता है, तो वह हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऐच्छिक क्रियाएं की बात हमने कर ली है कि वो सेरिब्रम हो जाएगा। अब एक है ओल्फैक्टरी लोब, इसे घ्राणपिंड कहते हैं। यह जो है गंध से संबंधित रासायनिक संकेतों को ग्रहण करता है। तो यह पूछा जा सकता है कि रासायनिक संकेतों को जो ग्रहण करता है वह कौन सा भाग होता है, तो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है वो ऑल्फैक्टरी लोब, जिसे घ्राण पिंड कहते हैं। यह सेरिब्रम से अलग है, सेरिब्रम एक भाग है, एक हाइपोथैलेमस है, घ्राण पिंड है। तो इस तरह से 3 भागों पे हमने बात करें। अब है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को ऑप्टिक लोब कहा जाता है, यह दृश्य संबंधी संकेत प्राप्त करता है। और हिंड ब्रेन की बात कर लें, हिंड ब्रेन जो पश्च मस्तिष्क है, इसी का सेरिबेलम भाग है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर हमें समझ में आना चाहिए। सेरिबेलम जो है अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि संतुलन, मुद्रा समन्वय, शरीर के गतियों में समन्वय और सीखना, लर्निंग है। और फिर इसमें हिंड ब्रेन का ही एक भाग है पोन्स और मेडुला। तो पोन्स जो होता है वह सांस लेने की लय को नियंत्रित करता है। तो हमसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सांस लेने की लय को नियंत्रित करता है, तो वह पोन्स हो जाएगा। फिर है कि शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो वह मेडुला हो जाएगा। जैसे सांस लेना, पाचन की क्रिया या अन्य अंदरूनी जो कार्य होते हैं अंगों के, वह जो है वह मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है। अब नेत्र से जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं कि जैसे कि स्क्लेरा,
स्क्लेरा जो होता है ये आँखों का सफ़ेद और मजबूत परत है जो आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आँखों का सफ़ेद और मजबूत परत का क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, तो उसे स्क्लेरा कहते हैं। यही आँखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। फिर है कोराइड। कोराइड जो है वह गहरे रंग की परत है जो अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण कर रेटिना पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। तो यही इसी के कारण जो है कि निशाचर जीवों की आंखों में टेपिटियम लिक्विडियम नामक चमकीली परत पाई जाती है जो आंखों में प्रकाश का परावर्तन कर कम प्रकाश में भी प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होता है। इसी परत के कारण इनकी आंखें रात में चमकती है। तो ये कोराइड का ही एक भाग होता है, गहरे रंग की जो परत होती है इसी का एक भाग होता है जो निशाचर जीवों में पाया जाता है। उसका नाम क्या है, तो टेपिटम लिक्विडम। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निशाचर जीवों में जिनके कारण उनकी आंखें चमकती, रात में भी चमकती है, उसका निम्न में से कौन सा किसके कारण होता है, तो हमें याद रखना है कि टेपिटम लिक्विडम, इसका नाम याद रखना है हमें। एक रेटिना के बारे में तो हम जानते हैं कि रेटिना यह प्रकाश संबंधी परत है। इसका क्या है कि जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस पे दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसी से प्रश्न बनाया जा सकता है। एक है रोड्स जिसे शलाका कहते हैं, दूसरा है कोन्स जिसे शंकु कहते हैं। रोड्स जो है, रोड्स का क्या है कि यह प्रकाश में भी कार्य करता है, कम प्रकाश में भी कार्य करता है। तो रोड्स जो है कम प्रकाश में भी कार्य करता है, लेकिन कोन्स जो है यह सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य करता है। रोड्स की बात कर ले कि इनमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है, जबकि कोन्स में क्या आता है, रंगों को देखने की क्षमता होती है। रोड्स में फिर है कि इनके निर्माण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, इसी की कमी से रतौंधी हो जाती है। जबकि कोन्स में जो होता है इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस नामक आनुवांशिक रोग होता है। इसके उत्तरदायी जीन जो है वह एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं, महिलाएं सामान्यतः वाहक होती है। हमें यह समझना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस का मामला है, जिसमें कलर को हम पहचानने की क्षमता खो देते हैं, वह उसका कारण कोन्स होता है। तो कोन्स के कारण ही हम प्रकाश को में जो है रंगों को पहचान पाते हैं। अगर ये नहीं होता, ये आनुवांशिक बीमारी होती है। अगर ये नहीं होता है तो हम कलर को नहीं पहचान पाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि यह एक्स गुणसूत्र पर जीन पर पाया जाने वाला है। इससे रोग जो होता है पुरुष अधिक प्रभावित होता है। कारण कहने का है कि पुरुष में तो एक्स वाई ही गुणसूत्र होते हैं, अगर एक्स जीन पर यह पाया जाएगा तो वो पुरुष प्रभावित होगा। लेकिन महिलाओं में क्या है कि डबल एक्स गुणसूत्र है, तो एक गुणसूत्र अगर खराब भी है तो दूसरे से वह ठीक हो जाता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। हमें इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रतौंधी जो होती है वह किसके कारण होती है, किसकी कमी से, तो रोड्स की कमी से। अब कलर ब्लाइंडनेस वो कोन्स की कमी से। तो ये दो प्रश्न बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को केवल नीला रंग ही पहचानने की क्षमता होती है। तो यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग को पहचानने की क्षमता होती है। तो हम तो जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस में किसी भी कलर को नहीं पहचानते, लेकिन केवल जो होता है वह नीला रंग को पहचानने की क्षमता होती है। एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है कि येलो स्पॉट, यह रेटिना का वह सतह है जहां रोड्स और कोन्स सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, जहां तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां पर तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो वह हो जाएगा येलो स्पॉट, जहां रोड्स और कोन्स की जो होती है संख्या वह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। इस तरह से मैंने आज कुछ प्रश्नों पर बात किया और कुछ